हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना घटना चक्र पॉइंटर सीरीज़, जिसके अंदर हमारा पहला सब्जेक्ट होगा इंडियन पॉलिटी। इसके अंदर पॉइंटर के अंदर तमाम एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में काफ़ी यूज़फुल होंगे। ठीक है, समय ना जाया करते हुए चलिए पहला टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो संवैधानिक विकास, इससे आप क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ। आपको पता ही है, जैसे कि हमारे अंग्रेज़ हमारे देश में शासन किया है, तब हम टाइम पर तमाम तरीके के लॉज लेकर आए, तो उन्हीं लॉज को उसमें बताया गया है। पहला है कलकत्ता। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो आपको एक बात ये भी ध्यान देनी है कि जैसे इसमें बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और भी आपको इस टॉपिक के बारे में और भी काफ़ी प्रोविजंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। और ये भी याद रखना है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो कब आया था? 1773 में आया था। सेकंड है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इल्बर्ट बिल, ठीक है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो इल्बर्ट बिल पहले याद रखना है कब आया था? 1883 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। मतलब इंडियन जजेस को भी ये राइट मिल गया था कि आप यूरोपियन लोगों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन इसको लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, बाद में इसको वापस भी ले लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत अधिनियम 1935 में। अगर ये पूछता है किस एक्ट के द्वारा की गई है, तो भारत अधिनियम 1935 के द्वारा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ा सा ट्रैफिक है रोड पर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, है ना। ठीक है, अगर ये पूछता है एक्ट में, तो याद रखना है 1935 में। अगर ये पूछता है किस सन में किया गया है, तो सन में किस में किया गया है? भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो जैसे आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पर देखते हैं आप, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरीके स्टेट लेवल पर भी होता है कुछ राज्यों में, तो विधानसभा, विधान परिषद। तो विधान परिषद को जो बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है, कब हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमिलित करना। ठीक है, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई है? पीट्स का अधिनियम 1784 में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? नियामक अधिनियम 1773 में। देखो अभी रिपीटेड ऊपर से क्वेश्चन आया है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली है? चार्टर्ड अधिनियम 1813 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसमें कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई है? चार्टर्ड अधिनियम 1833 में। मेरे साथ साथ बोलते रहिए, जिससे आपको इजीली याद भी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित के द्वारा पड़ी थी। तो पूछ रहा है कि अगर जैसे भारत में जो अंग्रेजी आज जो हम देखते हैं, इतना डोमिनेट तरीके से इंग्लिश एजुकेशंस को देख रहे हैं आप, तो इसकी जो नींव है कब पड़ी है? तो देखो, पहला एक है इसका 1883 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था, उसके द्वारा थी। ठीक है, सेकंड है आपका जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक, ठीक है, इंस्ट्रक्शन 1833। थर्ड है आपका प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। तो एक प्राच्यविद और आंगलविद विवाद हुआ था, उसमें भी फिर यही निकल कर आया है कि हमें क्या करना है, इंडिया में इंग्लिश को प्रमोट करना है। क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे, उनका एक उद्देश्य था कि भले ही ये शरीर से क्या दिखें, इंडियंस दिखें, लेकिन इनकी मानसिकता किस तरीके से होनी चाहिए, वो इंग्लिश हो जानी चाहिए। क्योंकि वो क्या, उनको था कि यहाँ पर हम इंडियंस को पढ़ाएं और एक चीप लेबर,
छोटे छोटे काम हम क्या करा लेंगे, इंडियन से करा लेंगे, और जब तक अगर वो इंग्लिश नहीं आएगी तो तब तक काम कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने भी यही सोचा कि हम इनको इंग्लिश की एजुकेशन देते हैं, जिससे कि ये हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे काफ़ी आगे। ठीक है। भारत नेक्स्ट है इसका 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है 1919 के। क्वेश्चन देखो, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें से क्वेश्चन मोस्टली चांस होता है रिपीट, क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर करना है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। तो द्वैत शासन कैसे, डबल गवर्नमेंट चलेगी कि कुछ काम, ठीक है, कुछ काम गवर्नर्स को दे दिए गए, कुछ वहाँ पर जो एक दूसरी सरकार बनाई गई और उनको दे दिए गए। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का स्थानांतरण। तो 1919 के जो भारत शासन अधिनियम की जो विशेषता है उसमें क्या है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में क्या है, द्वैत शासन की व्यवस्था हो गई है। और सेकंड टॉपिक क्या है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का क्या कर दिया गया, स्थानांतरण कर दिया गया। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहीं पर कि ये हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ फॉर्मेट में कर रहे हैं। इसका समरी वे में भी हम लोग घटना चक्र का अलग से डिस्कस करेंगे, और साथ ही अगर टाइम मुझको अलाउ करता है तो मैं पॉलिटी भी अच्छे से आपको पढ़ा दूंगी आगे। ठीक है, अभी आप इसको देखिए अच्छे से। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ, देखो चाय और चीन ही नहीं, चाय और चीन, चीन वाला जो कंट्री है, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, भारत के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। कब कर दिया था, 1883 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। जो भारत का जितना भी रेवेन्यू का मैटर था वो किसने, ब्रिटिश ने अपना अंडर में ले लिया। कब ले लिया, 1858 के अधिनियम से। भारत सरकार ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। तो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम को बांटने की व्यवस्था, तो ये 1909 के अधिनियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, 1909 के अधिनियम को मार्ले मॉन्टेन्यू सुधार। ठीक है, मार्ले मॉन्टेन्यू ये। नेक्स्ट है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो कैसे याद रखेंगे, प्रथम द्विसदनीय बनाई गई। तो द्विसदनीय, तो जैसे कि मैं ट्रिक से याद रखती हूँ, 19 और 19 दो एक जैसे लग रहे हैं ना, तो इन दोनों से क्या रहे, दो सदनी सेम से लग रहे हैं, तो इससे याद रह जाता है आपको द्विसदनीय बनाई गई। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं जो आज आप देखते हैं ना कि बाहर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं किसी, इनको क्या मिलता है, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। कौन से आर्टिकल से शक्ति मिली है, बताएंगे आप मुझे। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये काम की प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो इसमें बताएं कौन से एक्ट के थ्रू, चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। बोलते चलिए प्लीज़, ठीक है, मेरे साथ याद हो जाएगा, श्योर मैं बोल रही हूँ आपको। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। जो केंद्र, आज हम भी देखते हैं ना, केंद्र और राज्यों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट डिवाइडेड है। ठीक है, तो ऐसे शक्तियों का विभाजन कब हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं देखिए। इंडिविजुअली आपको ये टॉपिक्स भी अच्छे से क्लियर करने हैं, क्योंकि हो सकता है कल नेक्स्ट पर कोई और प्रोविज़न पूछ ले, समझ रहे ना। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली
को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। मतलब 1935 में क्या था कि जो स्टेट में चली आ रही थी, ठीक है, दो शासन प्रणाली, उसको तो समाप्त कर दिया, लेकिन सेंट्रल लेवल पर इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया कब, 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। मतलब अखिल भारतीय महासंघ स्थापित हम कब किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों दी गई, अवशेष रेजोल्यूटिव पावर बोलते हैं ना, तो किसको दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई। और आप किसके पास हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवक्त किया गया है भारत अधिनियम 1935 के द्वारा। देखिए 1935 वाला एक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा ना, क्योंकि हमें देखिए ज़्यादा पढ़ना हमारा लक्ष्य नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य इतना ज़रूर होना चाहिए कि जो भी टॉपिक हम अच्छे से पढ़ें उससे कोई भी क्वेश्चन घूम कर आ जाए, ठीक है, तो हम ज़रूर कर पाएँ। क्योंकि वरना तब बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि टॉपिक भी हमने पढ़ा लेकिन हम क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो हमारा टाइम वेस्टिंग होता है वो। और यही एक रीज़न है कि मोस्ट ऑफली सिलेक्शंस ना होने का, कि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, हमको याद बहुत कम होता है। तो इसलिए कम पढ़ें चाहे, लेकिन उतना पढ़ें कि उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव हैं। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि। सेकंड, एक संघ की योजना पर विचार। थर्ड, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। नेक्स्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का क्या प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, वर्मा भारत से अलग हुआ। वर्मा मतलब जो साज म्यांमार कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के कारण। नेक्स्ट है, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कितने प्रांतों में बना था, 8 प्रांतों में बना था। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो पूछ रहा है किसके तहत किया गया था, तो किसके तहत किया गया था, क्रिस मिशन द्वारा। तो क्रिस मिशन द्वारा क्या किया गया था, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो कितना था, 10 लाख व्यक्ति, मतलब 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा, जो आज भी चलता है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो कौन कौन थे, पैथिल लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो किसके तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन थे उपसभापति, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सॉरी है ना, तो मतलब थोड़ा ट्रैफिक चलता है रोड पर, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि डिस्टर्बेंस कम से कम हो। सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण और जगजीवन राम में से अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो इनमें से दिए हुए में से कौन नहीं था, डॉक्टर एस राधाकृष्ण सदस्य नहीं थे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या है, एक कथन और कारण दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं कि हमें ये देखना होता है इंडिविजुअली कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों गलत हैं या इनमें से कोई सा एक सही है। और साथ में एक टाइप ये बनता है कि कथन क्या कारण को जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं, तो कथन क्या दिया हुआ है, वेवेल योजना के अनुसार
कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। कारण दिया हुआ है, वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो ये स्टेटमेंट, ये कारण क्या है, गलत क्या है। तो हम क्या बोलेंगे, कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम सबसे पहले पूछ रहा है, सबसे पहले किसने दिया था। तो 1934 में स्वराज पार्टी तथा MN राय द्वारा, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के बारे में क्या बताना है, सही कथन बताना है। तो इसमें क्या है, पहला है स्टेटमेंट है, इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया। उनमें से प्रारूप समिति क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण थी। तो प्रारूप समिति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसमें बड़ी संख्या में समितियों ने काम किया, बिल्कुल किया, और इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। सेकंड है, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। वेरी मच करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है, इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। बिल्कुल सही बात है। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता था, जैसे आजकल हमें सबके पास में, मतलब 18+ के पास में, इंडियन सिटीज़न के पास वोटिंग राइट है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। ठीक है, उस टाइम क्या होता था कि जिसके जो टैक्स दे सकता था, जिसके पास प्रॉपर्टी थी और जो, ठीक है, एजुकेशन जिनके पास थी, तो वही क्या करते थे, उन्हीं के पास हमारा वोटिंग राइट था। ठीक है, वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल, उसमें बहुत अलग अलग दल के लोग थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये बात भी सही है, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सेकंड है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। बिल्कुल, इसमें कई समितियां मिलकर कार्य कर रही थी। समितियों का कार्य क्या होता है, थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे अगर काफ़ी सारा वर्क है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, समितियां बना के उन वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। अगर किसी एक ही बंदे के ऊपर सारा काम आ जाएगा तो काम क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो काम को सेग्रीगेट कर देना, ठीक है, उनको डिवाइड करके काम को, जो स्पेसिफिक उस फील्ड के लोग हैं उनको वो काम दे देना, और इससे क्या काम होगा, काम इजी भी हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। बिल्कुल, यह इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा क्या किया गया था, चुना गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, कैसे हुआ था, प्रांतीय विधानसभा द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक, कौन सी बैठक, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो क्या याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने हमें क्या किया था, प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्माती सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, अलग अलग हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, संविधान निर्माती सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, वह शासन अधिनियम जिसके तहत केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में हुआ था। तो कौन सा एक्ट था वो, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 और 1945 के क्या हुए हैं, आपके केंद्रीय विधानसभा का क्या हुआ है, निर्वाचन हुआ है। नेक्स्ट, भारत संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो हमें डेट याद रखनी है, कब स्थापना की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य थे, तो हमें याद रखना स्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, तो कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ, कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव ऐसे मानो जैसे कि आज के हमारे प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना का क्या मतलब है कि ये प्रस्तावना हमारा पूरा संविधान जो है उसका एक सार है। तो ये किसने प्रस्तुत किया था, कब प्रस्तुत हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और कृष्ण, ये नेक्स्ट पूछ रहा है किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित
किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित सही कथन बताना है हमको। क्या बताना है? सही कथन। तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। स्टेटमेंट पूरा क्या है? सही है। तो क्या है, हमने क्या सीखा इससे? हमने ये सीखा कि जो हमारा पंडित नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो क्या था? संविधान के निर्माण पर असर था। उसे देखकर ही संविधान क्या करके बनाया गया था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल करती है। और संविधान को भारत के लोगों ने क्या किया है? आदेशित किया है। भारतीय संविधान को बनने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन कितने हुए? तो अधिवेशन 11 हुए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जब साइन कर दिया तो उसको मिलाकर कितने अधिवेशन हुए? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने पर शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है? 12। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा, कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है जी। नेक्स्ट, सही सुमेल करना है हमको। तो कुछ आगे ये क्या है, इस जब क्वेश्चन बनाया गया होगा तो इस तरीके से होगा कि हमको खुद मैचेस करने होंगे, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? सीधे सीधे उसका आंसर्स दिए हुए हैं। तो संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष, या क्या बताना है? उपाध्यक्ष के बारे में बताना है। H.C. मुखर्जी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति के एकमात्र क्या बताना है? कांग्रेसी सदस्य बताना है। कौन थे? K.M. मुंशी जी। नेक्स्ट, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? V.T. कृष्णाचार्य। ठीक है। नेक्स्ट, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी, गौर देना है, अस्थायी उपाध्यक्ष के बारे में बताना है। नामित किए गए थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर क्या पढ़ा था हमने? स्थायी उपाध्यक्ष के बारे में बताया। तो हमने पढ़ा था, क्या स्टूडेंट पढ़ा था? H.C. मुखर्जी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय के बारे में बताना है। कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल के बारे में हमको पता ही है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद में जितनी भी रियासतें थीं उनमें ज़्यादातर रियासतों को भारत के अंदर लाने का कार्य किसने किया? सरदार पटेल जी ने किया है। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया है। और किसका? प्रारूप समिति का किया। तो डेट याद रखनी है आपको, 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही पढ़ा था ना। देखिए, क्वेश्चन के बीच में से भी आपको एक नया क्वेश्चन तैयार होता है, तो आपको क्वेश्चन को भी इस तरीके से पढ़ना है कि हो सकता है कि इसमें से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? सरदार पटेल। किस किस के थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। तो एक तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उसके अलावा कितने सदस्य और थे? 6 सदस्य और थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि वो 6 सदस्य कौन कौन से थे? तो कौन थे? N. गोपालास्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, नेक्स्ट B.L. मित्र और D.P. खेतान। तो इसमें जो ये हमारे B.L. मित्र है और D.P. खेतान, इन दोनों को भी चेंज करके 2 नए रखे गए थे। वो कौन कौन से थे देख लेते हैं। इनमें से B.L. मित्र के स्थान पर N. माधव राव तथा D.P. खेतान की मृत्यु के बाद T.T. कृष्णाचार्य को प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। D.P. खेतान की मृत्यु के बाद किसको? T.T. को याद रखना है। और B.L. मित्र के स्थान पर किसको रखा गया था? M.N. माधवराव को। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। किस डेट को हुआ था? 17 नवंबर 1949 को किया था।
भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे? BN राव जी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था? BN राव द्वारा। नेक्स्ट है हमारा संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बोला झंडा समिति थी, अलग अलग समितियां बनाई गई थी, तो उसमें से झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक जगह याद रखना कि पूछ रहा है तैयार कब हुआ था, और एक जगह पूछिएगा लागू कब हुआ था, दोनों चीज़ें अलग हैं। तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगर तैयार पूछे या अंगीकृत पूछे, दोनों की डेट क्या होगी? 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत या अपनाया या अधिनियमित किया गया। अभी मैंने पीछे बताया था कि अंगीकृत भी अगर पूछे तो क्या आएगा? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? याद रखना, अंतिम बैठक के बारे में पूछ रहा है, तो 24 जनवरी 1950 को। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। कहाँ से निर्वाचित हुए थे? बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्म और क्या पूछ रहा है? मृत्यु के बारे में पूछ रहे हैं। तो इनका जन्म कब हुआ है? ठीक है, 1891 में, और इनकी जो डेथ हुई है वो 1956 में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों क्या सही हैं। चलो सीख लेते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया था। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण वाला। तो हमें ये इंडिविजुअली पहले चेक करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट क्या सही हैं, फिर हम ये देखेंगे कि क्या कथन कारण को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। तो कथन कह रहा है हमारा, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जी हमको सबको पता है कि करता है इसकी आवश्यकताएं पूर्ति। और कारण कह रहा है इसको एक घृत संविधान माना जाता है। बिल्कुल ये हमारा क्या है? घृत संविधान है। लेकिन कथन जो है इस कारण को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इंडिविजुअली क्या है? दोनों सही है। तो हम क्या बोलेंगे? ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। किसने कही थी? मौलाना आज़ाद ने कही थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके कहा है। यह कथन किसने कहा है? आइवर जेनियस का है। नेक्स्ट है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा है? ग्रेविले ऑनस्टेन ने। तो जैसे ये ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना, ये किसने कहा है? तो जैसे मेरा पर्सनल ये है कि मैंने इनको ऐसे याद किया है कि मैंने कॉपी बनाई है स्टेटमेंट वाली और उसमें मैंने नोट करके लिख लिया है। टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे तो याद रहेगा। और ऐसे ऐसे कोट क्या होता है कि जैसे हम मेंस जैसे किसी को PCS भी देना होगा या UPSC भी देना है, तो क्या होता है अगर हम ऐसे कोट वहाँ पर आंसर्स में लिखते हैं तो ये वैल्यू एडिशन देते हैं हमारे, तो हमें एज मिलता है एक की और अच्छे नंबर। ठीक है। अब भारत संविधान सभा में कुल महिलाएं थी, कितनी थी? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये गाइस हमारा है फर्स्ट टॉपिक इसका। ठीक है, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि आपको ये मैं सारा पॉलिटी जल्दी से जल्दी आपकी कवर कर सकूँ। मैं आपसे फिर ये बता रही हूँ कि आपको इमेजिनेशन का यूज़ करना है। इमेज करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा, नहीं तो भूलने के चांसेस हो जाते हैं। और एक एक नंबर की वैल्यू